इन 100 दिन में अपने आप को जितना अपने आप को समेटो। क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। टेस्ट अटेम्प्ट करने से आपका कुछ फायदा नहीं होगा। आप टेस्ट पेपर ही अटेम्प्ट करते रह जाएंगे, उससे कुछ सीखेंगे नहीं। खराब देख रहा हूँ यूट्यूब पे शॉर्ट, अपना समय खराब कर रहा हूँ, तो मुझे डांटिएगा, बोलिएगा। तुम जितने फॉर्मूले आते हैं अगर वो पूरे पेपर पे नहीं लिख पा रहे तो तब तक तुम्हें वो चैप्टर याद नहीं। स्ट्रेस मत लेना तुम लोग गाइस, बिल्कुल भी नॉर्मल सा है, एक एग्जाम ही तो है। एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग, आपका दोस्त या कोई स्पेशल समवन। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार पटेल। आई एम MBBS स्टूडेंट एट UPMS सफाई। तो गाइस नीट में लगभग 100 दिन बचे हुए हैं, तो आज हम बात करेंगे अपने बैचमेट से कि उन्होंने लास्ट के 100 दिन में क्या किया था, क्या नहीं किया था। और हम बात करेंगे उनसे कि उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में लास्ट के 100 दिन में क्या किया, उन्होंने बैकलॉग कैसे कवर किया। पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी पे बात करेंगे हम, और हम बात करेंगे टेस्ट एनालिसिस पे बात करेंगे, हम सिली मिस्टेक पे बात करेंगे, और हम बात करेंगे स्लीप साइकिल क्या होना चाहिए बच्चों का, हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करेंगे, और उसका हम डिस्ट्रैक्शन बात करेंगे, बच्चों को जो मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं सेल्फ शिवाकांत मिश्रा, मैं UPMS सफाई MBBS फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। हेलो गाइस, माय नेम इज अभिनव एंड आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट UPMS सफाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष है और मैं UPMS सफाई से MBBS वर्ष का छात्र हूँ। हाय गाइस, माय नेम इज अनिकेत शर्मा, आई एम MBBS स्टूडेंट एट UPMS सफाई। हेलो गाइस, माय सेल्फ कृष्ण गोपाल एंड आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट UPMS सफाई। हेलो, माय नेम इज अथर चौहान एंड आई एम MBBS स्टूडेंट एट UPMS सफाई। तो अब नीट में बचे हैं 100 दिन। क्या करना है, क्या थिंकिंग आ रही होगी दिमाग में, निगेटिविटी आ रही होगी, कैसे करें, क्या करें, क्या सोचें, मतलब कि कैसे पेपर को हैंडल करना है, सब कुछ इसी समय में ऐसा होता है कि सब कुछ दिमाग में ऐसा आता है कि अरे मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं होगा। बहुत निगेटिविटी आती है। क्या करना होता है इस बार, इस 100 दिन में आपको क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे आपको अपने आप को संभालना है, इन्हीं सभी टॉपिक को हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ा कुछ अपना एक्सपीरियंस देंगे। जैसे कि अगर बात किया जाए कि 100 दिन बचे हैं, अपनी मैं बात बताऊं तो मैं तो इन 100 दिन में अपने आप को जितना अपने आप को समेटो। क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। अब सिलेबस आपको धीरे धीरे कंसाइज करना है। अगर सिलेबस को कंसाइज नहीं करोगे तो लास्ट के 10 दिन में आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। आपको इतना सिलेबस बना लेना है कि जैसे कि लास्ट के 10 दिन में उसको हम रिवाइज कर सके। जैसे हम फिजिक्स की बात, तो फिजिक्स में सभी जो तैयारी करते हैं मोस्टली सभी लोग 60 नोट्स अपना बनाते हैं और 60 नोट बनाते हैं और किसी न किसी टीचर से पढ़े होते हैं। तो हम इन 100 दिन में क्या करना है, टीचर का नोट्स पढ़ना है, टेस्ट देना है और अपने 60 नोट्स को रिवाइज करना है। जो टेस्ट के द्वारा जो तुम्हें नई चीजें मिल रही है उसको 60 नोट्स में ऐड ऑन करना है। केमिस्ट्री में NCERT के बाहर नहीं जाना है, एक भी पॉइंट NCERT के बाहर नहीं पढ़ना है। NCERT पढ़ो, टेस्ट दो और टेस्ट में जो गलतियां हो रही है उसको ऐड ऑन करो। बायोलॉजी की बात बताते हैं, बायोलॉजी में भी NCERT पढ़ो। NCERT की एक लाइन का मतलब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 25 का पेपर देखने के बाद ऐसा लगा था कि NCERT में बहुत कुछ लिखा है जिसे हम लोग नहीं जानते। तो NCERT से ही पेपर आता है, NCERT से पेपर आएगा, लेकिन NCERT की हर एक लाइनों के बारे में मुझे पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। तो NCERT पढ़ो, टेस्ट दो और उसको रिवाइज करो। बाकी और भी सजेशन हमारे दोस्त देंगे, आगे वीडियो में देखो। तो अब आपके देखिए, अब आपके बस 100 दिन बचे हैं आखिरी के। तो अब मैं अपना बताता हूँ कि मैंने आखिरी के 100 दिन में क्या किया था। अब आपको अपने नोट्स और क्या कहते हैं जो आपके NCERT की बुक्स है, आपको नोट्स और NCERT की बुक्स से आपको बस उन्हीं को पढ़ना है। और जो आपके जो इतने ज्यादा नोट्स जो बने हुए हैं आपको उसको कंसाइज करना है। कंसाइज इन द सेंस कि आपको उनको उनको बार बार पढ़ना है। आपको उनका फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना है कि आपके नोट्स को बार बार। और आप अपनी स्टिकी नोट्स बनाते हो जो आप अपनी दीवार पे लगा लो, उसको रोज देखो। देखिए ये फॉर्मूला में आपने फिजिक्स में देखिए, हम फिजिक्स में बताते हैं आपको क्या किया था मैंने। देखिए मैंने तो अपने फिजिक्स के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ी थी, कोई अलग से मैंने कुछ इरिडो कुछ जो ऐसी वर्मा कुछ नहीं लगाया था। मैंने क्या किया, सिंपली मैंने PYQs किए थे नीट के, सारे PYQs करा था मैं, 7 साल के सारे मैंने PYQs किए थे। और मैंने क्या किया था कि मैंने एक फॉर्मूला शीट बना ली थी फिजिक्स के लिए। फॉर्मूला शीट इन द सेंस आप कैसे बना सकते हो फॉर्मूला शीट। आप पहले लेक्चर लेते हो यूट्यूब पे, वन शॉट ले लीजिए किसी भी सर का, जिनसे आप जो आपको अच्छे लगते हो, सुटेबल लगते हो, उनका वन शॉट लीजिए। आप वो सारा पेन डाउन कर दीजिए, सारे फॉर्मूलाज पेन डाउन कीजिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना आपका क्या कहते हैं इंप्रूवमेंट होगा फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स के लिए तो आप यही कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं आप अपनी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कीजिए, वही आपके लिए फिजिक्स में आपके लिए रामबाण रहेगा। अब हम बताते हैं बायो कैसे किए थे हम। देखिए बायो में तो आपको बेसिकली मैं तो एक आकाश का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने आकाश के इंटेंसिव बैच में था। तो वहाँ पे हमारा रोज मतलब हर वीक में टेस्ट होते थे, हर वीक में 2 टेस्ट होते थे हमारे। तो मेरी वहाँ की बायो बहुत अच्छी आती थी, तो मैंने बायो वहाँ से अच्छे से रिवाइज कर लिया था। और मैं बायो में क्या पढ़ता था, मैंने बायो की जो आपने देखा होगा एलन का एक फास्ट ट्रैक बुक आती है, आप वो परचेज कर सकते हो। उस फास्ट ट्रैक बुक में क्या कहते हैं, आप बस अपना NCERT पकड़िए और बुक पकड़िए,
पढ़िए। एनसीईआरटी का आप एनसीईआरटी का पहला चैप्टर रीड कीजिए और जो लाइन आपको ना मिले उसके अंदर, उस बुक के अंदर, आप उसको पेन डाउन कर दीजिए। और आप आखिरी के क्या कहते हैं, आप जब आपके पास 1 महीना बचेगा, आखिरी के बहुत कम दिन बचेंगे, तो आप उसी फास्ट ट्रैक को पढ़ोगे। आप या एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ पाओगे, इतना टाइम नहीं रहेगा आपके कि अपना एनसीईआरटी भी नहीं छुपाओगे पाओगे आप लोग। मैं खुद नहीं छुपाया था एनसीईआरटी। केमिस्ट्री के लिए तो अब देखिए स्ट्रेटेजी सबका अलग अलग होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट ही अलग है, सब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है थोड़े। तो मैं आपको पहले ऑर्गेनिक के लिए बताता हूँ। ऑर्गेनिक में मैंने क्या किया था। मैंने देखिए मेरा ऑर्गेनिक बहुत वीक था, तो मैंने यूट्यूब पे लेक्चर लिए थे। आप किसी की सर के भी लेक्चर ले सकते हो, किसी भी पीडब्ल्यू फैकल्टी के किसी का आप लेक्चर लीजिए। मैंने उसमें आप मैकेनिज्म और कैसे रिएक्शन की मैकेनिज्म और उसके क्या कहते हैं रिएक्शंस, वहाँ पे पेन डाउन कीजिए और अपनी दीवार पे चिपका लीजिए सारे, कि ये वुड्स रिएक्शन है, ये सारी रिएक्शन आप डाल लीजिए। फ्रिंकलस्टीन ये क्या होता है, उसका रेडिकल क्या है, रिएजेंट क्या है, सब याद होना चाहिए आपको। लिख लीजिए, दीवार पे चिपका लीजिए। जो आपको बार बार उसको देखते रहोगे तो आपको रिकॉल होता रहेगा आपके पेपर के लिए। तो आप इसको मतलब रिविजन ज़्यादा कीजिए आप ऑर्गेनिक के लिए। इनऑर्गेनिक पाइए। इनऑर्गेनिक में क्या आप कैसे पढ़ सकते हैं? इनऑर्गेनिक में आप एनसीईआरटी की बुक्स आपको पढ़ना पड़ेगा आपको। अब इस साल का आपने पेपर भी देखा होगा, कितने अच्छे मतलब एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन आए थे और इंटेक्स क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के, जो सेम मतलब जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वही उठा के आए थे इस बार भी। तो आप एनसीईआरटी पे रहिएगा। आप जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, सॉल्ट एनालिसिस पढ़ रहे हैं, अब सॉल्ट एनालिसिस आप कैसे पढ़ेंगे? आपके सब एनसीईआरटी क्वेश्चन से एनसीईआरटी के अंदर ही सही आया, सब आया था क्वेश्चन इस बार भी। तो अब इनऑर्गेनिक आप एनसीईआरटी को कोई अपना मेजर मान सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल के लिए तो आप देखिए प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए और फॉर्मूला शीट बनाइए। मेनली मैंने ये किया था, फॉर्मूला शीट और प्रैक्टिस। तो 100 डेज की अगर बात की जाए कि लास्ट 100 डेज में हमको क्या करना चाहिए नीट के दौरान, तो सबसे पहले तो 100 डेज से पहले हमारा सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसे जल्द से जल्द पूरा कर लो, क्योंकि नीट में सिलेबस पूरा करना बहुत जरूरी है। और 100 डेज के अंदर तुम जितने ज्यादा टेस्ट दे पाओ वो उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। और बायो की एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स तुमने पूरे साल पढ़ लिए, अब सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन को याद। और फिजिक्स केमिस्ट्री में एक पेपर लो और कोई एक चैप्टर लो, और उस चैप्टर का तुम जितने फॉर्मूले आते हैं अगर वो पूरे पेपर पे नहीं लिख पा रहे हो तो तब तक तुम्हें वो चैप्टर याद नहीं। बाकी सवाल लगाने की प्रैक्टिस की बात वो तो टेस्ट से हो जाएगी। और जो जरूरी है पीवाईक्यू 10 साल के कर लो। बायो में उतना आउट ऑफ एनसीईआरटी मत जाओ। तो आज मैं ये बताऊंगा कि मैंने लास्ट के 100 दिनों में क्या किया था। तो सबसे पहले मैंने जनवरी में अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने पार्ट टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी थी। तो लगभग मैंने पूरी जनवरी में पूरे पार्ट टेस्ट सीरीज दिए थे, और सिली मिस्टेक्स के लिए मैंने नोटबुक बना ली थी। तो उस नोटबुक में अपनी सारी सिली मिस्टेक्स लिखता रहता था, उनका स्कोर लिखता था, जो मतलब एनालाइज करने में मुझे हेल्प करी थी कि कहाँ पे स्कोर गिर रहा है या फिर नीचे गिर रहा है, तो वो मुझे आइडिया रहता था। तो अब हम बात करते हैं कि लास्ट के हमने 100 दिनों में कैसे अपने जो तीनों सब्जेक्ट उनको कैसे मैनेज किया था। तो सबसे पहले बायो में देखते हैं। बायो में मैंने मतलब बायो है कि बुक है उससे रिवाइज किया था, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ। तो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो उसमें मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, मतलब सिर्फ रिएक्शन लिख रखी थी बेसिक सी, उसके एक दो एग्जांपल लिख लेता था। तो मैंने एक पेज में लगभग एक चैप्टर खत्म कर दिया था बेसिक। अब देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी पूरी, और क्योंकि पी ब्लॉक का कुछ पता नहीं था क्या आना है, तो मतलब थोड़ी बहुत मैंने पी ब्लॉक पढ़ा था और उसका ज्यादा कुछ मतलब वो नहीं किया था। और बाकी फिजिकल में इतनी दिक्कत आई नहीं थी। अब देखते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में तो वही है कि अपने मतलब तुम फॉर्मूला शीट होनी चाहिए तुम्हारे पास, सारे याद होने चाहिए, और वो तुम्हें तभी याद रहेंगे फॉर्मूला जब तुमने अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे होंगे। सो आपके लास्ट के 100 डेज बचे हैं नीट से। तो आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दूंगा कि लास्ट के 100 डेज में मैंने क्या किया था, या फिर आप जो कर सकते हैं इस चीज़ में। सो गाइस, मैंने लास्ट के 100 डेज में बायो में क्या करा था मैं आपको ये बताता हूँ आज। लास्ट के बायोलॉजी में मैंने ये करा था, जो पूरे साल जो मैंने नोट्स बनाए थे सिर्फ वही पढ़ा था, और एनसीईआरटी में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही पढ़ा था। ऐसा नहीं कि आपने देखा होगा बुक बच्चे हमेशा पूरी एनसीईआरटी को रंगीन देते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। हमारे सर ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चीजें मार्क कराई थी हमने, वो पॉइंट पढ़े थे। अब इसके बाद करते हैं हम लोग केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, आपको सबको पता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री समथिंग फिजिक्स की तरह ही होती है, उसमें बस फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं हमेशा नीट में। तो आपको क्या करना है फिजिकल केमिस्ट्री में, आपको एक चैप्टर लेना है। सपोज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने चैप्टर लिया, उसके आपने फॉर्मूला मैक्स टू मैक्स आपका 1 पेज जाएगा,
आप उसको एक बार लिख लेंगे। आपको बस क्या करना है, रिवाइज करना है उस फॉर्मूले को, क्वेश्चन लगाने हैं एनसीईआरटी से या फिर किसी भी आप स्टैंडर्ड बुक से लगा सकते हैं क्वेश्चंस। आपको बस इतना ही करना है प्रैक्टिस में, और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कोई लोड नहीं लेना है। और फिजिकल केमिस्ट्री में आजकल जो ट्रेंड आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है, इसमें एसोसिएशन रीजन बहुत पूछ रहे हैं आजकल फिजिकल केमिस्ट्री से, उसके लिए आप एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है फिजिकल केमिस्ट्री में। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना, बहुत वॉलेटाइल होता है, इतना वॉलेटाइल होगा, मतलब आपने सुबह रिवाइज करा, आप शाम को भूल जाएंगे। सपोज आपने रिवाइज करा, सपोज पी ब्लॉक रिवाइज करा सुबह, पी ब्लॉक 13 ग्रुप रिवाइज करा, आप शाम तो जाते जाते बस उसके फर्स्ट रिएक्शन ही केमिकल प्रॉपर्टीज बता पाएंगे, आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ये सब भूल जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको आपने रिवाइज करना है। और मेनली फोकस आपको एनसीईआरटी में फोकस करना है, और जो सर ने नोट्स दिए आपके या मैम ने, उस पर फोकस करना है। हम बात करते हैं तीसरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब ना सबसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सबसे ज्यादा कौन था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब एक ही तरीके, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी ना, वो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिससे आपका आगे का जितने भी मैकेनिज्म आते हैं, SN1 SN2 SN1 E1 E2, ये सब बहुत ही आपको आसान लगेंगे। और इसको रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है रिएजेंट का फंक्शन। ऐसे आपको 3-4 पन्ने लगेंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें 50 ऐसी रिएक्शंस होंगी, जिसमें आपको रिएजेंट भी कम से कम 20 से 30 रिएजेंट होंगे, जो आप अगर 2 पन्ने में लिखेंगे तो हो जाएगा। अब हम बात करें मैं आखिरी सब्जेक्ट के बारे में, फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में आपको क्या करना है, फिजिक्स में भी आपको सेम फिजिकल केमिस्ट्री की तरह है, इसमें भी आपको फॉर्मूला शीट आपने बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, आपको वही रिवाइज करने हैं, और मैक्स टू मैक्स आपको क्वेश्चन लगाने। और इसमें आप क्वेश्चन लगा सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाते हैं, और जो सर ने आपको नोट्स में क्वेश्चन कराएंगे वो लगाना चाहिए आपको। और जो भी आपके टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या फिर आपने छोड़े हैं, उसका कंसेप्ट पढ़ना चाहिए और फिर उसको ही रिवाइज करना चाहिए। आई वॉज इन एन ऑफलाइन कोचिंग एंड मैं हर वीकेंड पार्ट कंप्लीशन टेस्ट देता था, लेकिन मेरा बहुत सारा बैकलॉग बचा हुआ था लास्ट 100 डेज के अराउंड, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड भी था। तो मैंने अपने कोचिंग वाले सर से पूछा था कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी थी कि जो ये वीकली टेस्ट है ना, मेरे साथ क्या होता था कि मैं टेस्ट के लिए पढ़ता था और पढ़ते टेस्ट देने के बाद एकदम भूल जाता था, बिल्कुल सब ब्लैंक, सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए कि टेस्ट में ठीक ठाक नंबर आ जाए, इतना मैं पढ़ लेता था। तो सर ने बोला कि अब तुम ये जो टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो ये बंद करो, तुम अपने वीक टॉपिक्स पे पूरा ध्यान दो। तो मैंने क्या किया था, टेस्ट देना मैंने थोड़ा कम किया उस टाइम पे। हाँ, तो मैंने एक प्लान बनाया जिसमें मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया लिस्ट डाउन करके, एक लिस्ट बनाई जिसमें मेरे सारे वीक टॉपिक्स थे। ऊपर सबसे ज्यादा ऐसे चैप्टर्स, हर सब्जेक्ट के लिए ऐसे चैप्टर मुझे बिल्कुल नहीं आते हैं, मुझे सब कुछ उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। फिर उसके नीचे जैसे ऐसे चैप्टर जिनकी मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फिर उससे नीचे ऐसे चैप्टर जो मुझे आते हैं, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस और गेन करना है उसमें। तो उस लिस्ट के हिसाब से मैंने हर सब्जेक्ट में वो चैप्टर्स किए थे। तो अब मैं हर सब्जेक्ट में क्या किया था वो बताता हूँ। फिजिक्स में मैंने अपने कोचिंग का जो मॉड्यूल था उसमें ट्राई योरसेल्फ और एग्जांपल्स थे, सबसे पहले वो किया था, उससे कंसेप्ट बिल्ड होता है बहुत बढ़िया। तो वो उसके होने के बाद मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, लेवल 1 और लेवल 2 एक ही सिटिंग में करता था मैं, क्योंकि टाइम कम है और मुझे जल्दी से जल्दी करना है चीज़ें। केमिस्ट्री में सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम बहुत कंसेप्चुअल है, तुम्हें सबसे पहले अपना बेस ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने 11th वाले जो दोनों चैप्टर थे वो अलग सर के ओल्ड लेक्चर से पढ़ा था, पूरा अच्छे से नोट्स बनाए थे, उस पर बहुत बेस स्ट्रॉन्ग किया था अपना पहले। फिर जो 12th के जो चैप्टर थे सारे, उनके मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए थे, सारे एनसीईआरटी के रिएक्शन जो एनसीईआरटी में सब एक ही जगह पे लिख लिए थे और उन्हें बस रीड कर लेता था टेस्ट वगैरह से पहले। अब फिजिकल केमिस्ट्री मैंने बिल्कुल फिजिक्स की तरह ही करी थी, वही ट्राई योरसेल्फ और एग्जांपल्स वगैरह करने के बाद सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस। और जो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी तो रीड करी थी मैंने, फिर उसके नोट्स जो थे मैंने नोट्स रीड करता था और नोट्स रीड करने के बाद क्वेश्चन लगाता था। क्वेश्चन लगाने के बिना तुम्हें कुछ नहीं आएगा। बायोलॉजी में एनसीईआरटी तो रीड कर ही रखी थी ऑलरेडी, सो बस मैंने नोट्स पढ़ा है और पीवाईक्यूज कर रहा था और क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। मैं बताता हूँ जो मेरे सर ने मुझे बताया था और जो मैंने फॉलो करा था अपने लास्ट के 100 डेज में टेस्ट अटेम्प्टिंग। मैं हमेशा अपने टेस्ट को 3 फेज में करता था और हर फेज में मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से ही इसी सीक्वेंस में जाता था। जैसे फर्स्ट फेज हुआ मैंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये मैंने हाफ टू 45 मिनट्स में कर लिया कंप्लीट। उसके बाद मैं सेकंड फेज में जाता था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसी ऑर्डर में जाता था। सेम विद आखिरी में मैं आखिरी के 1 आवर
टू 1.2.5 आवर में सेम ही सीक्वेंस बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स करता था। अब मैं इस फेज में करता क्या था, कौन से क्वेश्चन करता था हर फेज में, ये आपको मैं बताता हूँ। जैसे फर्स्ट फेज आया बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में मैं इस फेज में ऐसे क्वेश्चन करता था जो 10 से 15 सेकंड के बीच में हो जाते थे। जैसे बायोलॉजी में कुछ होते हैं सिंगल करेक्ट ऑप्शन आते हैं, उसको कर लेता था। ऐसा इसमें जब मैं ये करता था ना बायोलॉजी में क्वेश्चन, मेरे कम से कम 40 to 45 क्वेश्चन हो जाते थे बायोलॉजी के पेपर में। फिर मैं जाता था केमिस्ट्री में भी सेम क्वेश्चन आते थे हमेशा, कुछ ना कुछ सिंगल के आते थे, सिंगल क्वेश्चन आते थे, सिंगल वर्ड के, जो आप देखते ही लगा देते थे, जो फैक्चुअल थे, जो आपको सपोज कोई और आ गया उसके ऊपर क्वेश्चन होते थे, वो सीधे ही टिक करके लगा जाता। अब फिजिक्स की बात करता हूँ। फिजिक्स में भी आप सोच रहे होंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी आप सोचोगे फिजिक्स में तो कैलकुलेशन होती है भैया, इसमें क्या 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं, इसमें भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। सपोज जैसे 2023 में क्वेश्चन आया था कि जो वेंचुरोमीटर कौन से प्रिंसिपल बेस्ड होता है, उसका आंसर बर्नौलीज प्रिंसिपल था। वो 10 मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड आपका लगेगा उस क्वेश्चन करने में। पर फिजिक्स में ये इसमें डिसअपॉइंटमेंट है कि यहाँ पे आपको 3 से 4 ही क्वेश्चन मिलेंगे फर्स्ट फेज में, पर आपको इसको घबराना नहीं है। लेकिन आप जब सेकंड फेज में जाएंगे, अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड फेज में मैं कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में। सेकंड फेज में मैं बायोलॉजी के वो क्वेश्चन आता था, सपोज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जो सपोज ज्यादा टाइम लगा, 30 to 45 मिनट्स आपको लग जाएगा टाइम। और ये चीज मैं कैसे बता पा रहा हूँ कि 30 to 45 मिनट्स कैसे लगेगा टाइम, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ये आप सॉल्व करोगे, जब आप भी टेस्ट पेपर देते होगे आपको भी लगता होगा यार इस क्वेश्चन में यार ज्यादा टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन में कम टाइम लगेगा, तो ये आपको साथ के साथ ही सीखने को मिलेगा। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये है तो इसमें इतना ही क्वेश्चन लगेगा, ये तो आपको फील से ही आएगा आपको क्वेश्चन देखने के बाद। और फिर मैं बाद में केमिस्ट्री में जाता था। केमिस्ट्री में मैं क्वेश्चन देखता था, कोई भी मैं जो भी क्वेश्चन होते थे न्यूमेरिकल सॉल्विंग क्वेश्चन, मैं कभी भी सेकंड फेज में नहीं करता था। इसमें मैं हमेशा असर्शन रीजन ले लेता था कभी कभी, या फिर कोई सा क्वेश्चन आ गया इसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन आ गई, ऑर्गेनिक रिएक्शन ये हो जाती है 30 से 45 सेकंड में। कोई मैकेनिज्म आ गया, आपको पूरा मैकेनिज्म बना के, जैसे कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म आपको पूरा बनाना पड़े, उसको मैं सॉल्व करता था। क्योंकि ये जल्दी क्वेश्चन आते थे, क्योंकि मेरी ऑर्गेनिक ठीक ठाक थी, तो इसलिए मैं इसको सेकंड फेज में ही लेता था। अब आ गए हम फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में क्या करता था मैं, सच नॉर्मली मैं इसमें मैच द फॉलोइंग लेता था, पर मैं बाकियों में नहीं लेता था मैच द फॉलोइंग सेकंड फेज में। तो मैं फिजिक्स में मैच द फॉलोइंग लेता था। मैच द फॉलोइंग 5 से 6 आ जाते हैं कभी कभार। इस बार तो नीट में 2024 में तो बहुत आए थे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग, तो मेरा हो गया था उस समय। अब हम बात करते हैं लास्ट फेज में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट फेज सबसे ज्यादा। इसमें मैं क्या करता था इसमें मैं क्वेश्चन करता था वो वाले इनकरेक्ट, करेक्ट। जैसे 5 स्टेटमेंट पूछी है, उसमें से आपको पूछे कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है, वो क्वेश्चंस में करता था। इसमें डायग्राम बेस्ड करता था, असर्शन रीजन करता था। मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ ना कि फिजिक्स की, क्योंकि फिजिक्स में मैं असर्शन रीजन सेकंड फेज भी कर लेता था। ये क्वेश्चन करता था, मैच द फॉलोइंग करता था, इनकरेक्ट, करेक्ट, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाइज, स्टेटमेंट 1 2 कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं इनकरेक्ट है, ये क्वेश्चन करता था। सेम विद केमिस्ट्री में मैं आता था कैलकुलेशन वाले पार्ट में, और जो भी मैं कैलकुलेशन करता था ना, हमेशा स्मॉल बॉक्स बना लेता, उसी में कैलकुलेशन करता था क्वेश्चन के साथ साथ। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन में कर रहा हूँ मैं, ये वाले क्वेश्चन करता हूँ जो मेरी कैलकुलेशन दूसरे क्वेश्चन में चले जाए और मुझे वैल्यू ही ना दिखे दूसरे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये करता था मैं चीज, और लास्ट में फिजिक्स में जो भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते थे वो करता था। ऐसे ही करते मेरे एज सच जो ये मैंने स्ट्रेटजी बताई, आपको पहले बार में नहीं आ पाएगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। 10 टेस्ट लगेंगे, 15 टेस्ट लगेंगे, लेकिन जब ये आपका आ जाएगा ना, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा कि आपका पेपर छूट रहा है, पेपर छूट जाता था तो वो नहीं हो पाएगा आपका। इस अगर हम टेस्ट की बात करें, मैं तो एक ही कोचिंग किया हूँ, न्यूलाइट का देता था। और किसी भी कोचिंग तुम पढ़ रहे हो, ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर एलन, आकाश, जहां से भी पढ़ रहे हो तुम, न्यूलाइट कहीं से पढ़ रहे हो, उसको ब्लाइंडली फॉलो करो और उसके टेस्ट को सीरियसली दो। जैसे समझो कि हमारा पेपर कल नीट का पेपर है, हर एक टेस्ट को FLT ऐसे दो, फुल सिलेबस टेस्ट ऐसे दो कि जैसे समझो कि कल मेरा नीट का पेपर है, और उसको एनालाइज करो। क्योंकि अब समय नहीं है कि पेपर देकर फेंकने का। पेपर दो, एनालिसिस करो, और उसके बाद जो लग रहा है तुम्हें ये कमियां है उसको रिवाइज करो। बस अब यही 2 दिन में यही करो, बाकी सब रिजल्ट पॉजिटिव होगा। हमारा हुआ सिलेक्शन, आपका भी होगा। इस बार नंबर आपका है, क्योंकि हम लोग तो आ चुके कॉलेज में, कॉलेज तुम लोग को भी आना है, इसी कॉलेज में आना हम लोग वेट कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर पेपर एनालिसिस की बात करें तो देखो, पेपर में 75% क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं, जो सबको आते हैं। 25% क्वेश्चन में ऐसे होंगे जिसको तुम 2 अटेम्प्ट, उसमें 2 कैटेगरी बना लो। कुछ 2 अटेम्प्ट करने के बाद आ जाते हैं, कुछ आते ही नहीं। जो नहीं आते हैं उनके
उनका तुम्हें पूरा उनका ये देखना है कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, क्या नहीं पढ़े हैं, उनको नोट से देखना है। पेपर एनालिसिस में तुम्हारे जो दोस्त हो आसपास, अच्छे दोस्त हो, उनके साथ पेपर एनालिसिस करो, जिनसे तुम्हारी मैचिंग हो रही हो, जिनसे तुम्हारी वाइब मैच कर रही हो, उनके साथ बैठो और पेपर को एक अटेम्प्ट मैच करो। मतलब कि कई बार देखो, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम छोड़ के आए होगे, रूम पे आने के बाद तुम लगा लोगे, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें नहीं आ रहे होंगे। उन क्वेश्चन को यदि अपने 4-5 दोस्तों से मिलकर बात कर सॉल्व करोगे तो वो एक तरीके से नहीं, 2-3 तरीके से बताएंगे और वो क्वेश्चन तुम्हें आने लगेगा। तो मतलब क्या है, 100 दिन में अकेले नहीं रहना है, दोस्तों के साथ रहना है, इंजॉय करना है और निगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिजल्ट पक्का पॉजिटिव होगा। धन्यवाद। और पढ़ते रहो। आप अपनी सिली मिस्टेक कैसे मिनिमाइज करते थे, उस पर कुछ बताइए। सिली मिस्टेक अगर जो मैं अपना अगर सिली मिस्टेक बताऊं तो भाई मैं तो ऐसा करता था कि जैसे कि जो मेरे गलतियां होती थी उसको एक नोट्स बना लेता था और नोट्स को वो जब जैसे पेपर देने जाता था उससे पहले एक बार देख लेता, कभी नहीं पढ़ता था, जब टेस्ट होता था तभी देखता था उसको। तो अब नोट्स अलग से बना रखा था, पेपर पे ही मार्क कर रखा था कोई? नहीं, पेपर पे है तो पेपर तो क्या कहीं फेंक देते थे, पेपर ऐसे नहीं फेंक, हम लोग अलग से नोट्स बना लिए थे क्योंकि पेपर को तो कहीं फेंक दो, इधर हो जाता था, लास्ट में पेपर मिलता ही नहीं था। तो नोट्स बना रहता था, जो क्वेश्चन गलती रहते जो मुझे लगता था कि इसको रिवाइज करना है उसका रख लेते थे। अभी क्या करें, अभी तो 100 दिन बचे, इतने टाइम भी नहीं है, हमारी जितनी गलती हो उसको लिखे या पेपर पे ही मार्क करें, पेपर को अच्छे से रखें, पेपर ही रिवाइज करके जाएं। तो दोनों ही कर सकते हो क्योंकि पेपर ज्यादा होंगे नहीं, 100 दिन बचे हैं, अगर मुश्किल 25-30 पेपर होने हैं तो उसको तुम कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो या तो नोट्स बना सकते हो। अब हमारे दोस्त और हैं वो भी बताएंगे। देखिए टेस्ट के लिए तो हम यही बता सकते हैं कि आपने अभी मेजर टेस्ट सीरीज सभी कोचिंग अपनी मेजर टेस्ट सीरीज शुरू कर देती है इस महीने से ही, जनवरी से ही। तो आप किसी भी कोचिंग में एनरोल कीजिए टेस्ट सीरीज में और आप बस इस पे ध्यान दीजिएगा कि आप रोज आप एक वीक में एक पेपर दीजिए। अभी एक वीक में एक पेपर, और अपने पेपर को देने का तरीका होता है, एनालाइज करना होता है पेपर को। आप घर पे आ रहे हैं, देखिए संडे को वैसे नॉर्मली संडे को ही होता है पेपर, तो आप आराम से उठिए, अपना 9 बजे तक अच्छे से उठिए, जाइए पेपर देने, आइए और आराम से खाते पीते इसको एनालाइज कीजिए कि यार मैंने ये गलती की थी। अपनी गलतियों को आप एक मिस्टेक, आप सबसे अच्छा काम ये कर सकते हैं आप कि आप एक मिस्टेक नोटबुक बना सकते हैं। मिस्टेक नोटबुक इन क्या होता है, मिस्टेक के लिए मतलब क्या उसमें, हाँ। उसके लिए थोड़ा बताइए बच्चों को। जी, सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड हो सकती है आपकी, कि आप एक मिस्टेक नोटबुक बना सकते हैं कि यार मैंने उस समय फॉर्मूला में मतलब V=IR में ये गलती कर दी थी, मैंने इसको पहले यूनिट चेंज नहीं किए थे। आप सब ये सब उसमें पूरा क्या कहते हैं पेन डाउन कर दीजिए कि मैंने यूनिट्स में गलती की थी, मैंने क्या क्या गलतियां की थी। आप उसमें डालिए कि मैंने फॉर्मूला गलत पढ़ लिया था, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। अब ये भी डालिए कि मैंने क्वेश्चन भी गलत पढ़ लिया था। ये भी गलतियां होती बच्चों से कि मैंने नोट को छोड़ दिया था। अब आप नोट पे जब भी आप क्वेश्चन करें तो आप नोट को ऐसे गोला मार दिया करें कि कहते हैं नोट मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, क्वेश्चन में नोट लगाए। अब बच्चे नहीं पढ़ते हैं बहुत। और टेस्ट एनालिसिस आप वैसे ही कर सकते हैं कि आप जितना पेपर दे रहे हैं उसको आप एक बार क्या कहते हैं एनालाइज कीजिए, देखिए कि मैंने क्या गलती किया और उसको उस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए अपने। सिली मिस्टेक को कब पढ़ना है, उसको नोट डाउन कर लें, फिर करें क्या उसको? सिली मिस्टेक के लिए तो देखिए आप जैसे कि गलतियां हो रही बार गलतियां, सिली मिस्टेक तो वैसे ही अवॉइड कैसे होती हैं, जब नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा दीजिए आप, सिली मिस्टेक तभी अवॉइड हो सकती है आपकी। पेपर में जितने पेपर लगाएंगे आप, तभी आपके क्या कहते हैं आपको अपने ऊपर यकीन रहेगा, आपके सेंसेस पे कंट्रोल होना चाहिए कि आप नोट पढ़ पा रहे हो। आप वहाँ देखिए हम क्यों कहते हैं कि आपको ऑफलाइन पेपर देना चाहिए, ऑनलाइन क्यों नहीं देना चाहिए, बिकॉज अब हम जाएंगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट से आपको क्या कहते हैं वहाँ पे एक्लेमेटाइज होना पड़ेगा कि मेरे बगल में जो बैठे हैं लोग वो कैसे दे रहे हैं, आप उससे डरेंगे। तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा और देना पड़ेगा पेपर, क्या आप फिर वही सिली मिस्टेक खत्म होती है ऑफलाइन पेपर से। तो नंबर पेपर आप मतलब नंबर ऑफ पेपर बढ़ा दीजिए, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए पेपर की, तभी आपकी सिली मिस्टेक अवॉइड होगी। सिली मिस्टेक पे कुछ बोलना चाहेंगे, सिली मिस्टेक कम कैसे करें? सिली मिस्टेक पेपर में हो ही जाती हैं और बायो के लिए तो सबसे अच्छा ये है पूरा सवाल पढ़ें, क्योंकि बायो में जो क्वेश्चन होता है वो ज्यादातर घुमा के दिया जाता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में फॉर्मूले का एप्लीकेशन सही करें, वैल्यू सही पुट करें तो कम चांस रहता है। और फिर उसके बाद यही था कि सब रिवीजन होने के बाद टेस्ट देता था, तो टेस्ट देने के बाद मैंने नोटबुक बना रखी थी, रजिस्टर बना रखा था, उसमें मैं सारे स्कोर वगैरह लिखता था और क्या सिली मिस्टेक्स हुई, मतलब अगर मैंने इनकरेक्ट पढ़ा है या इनकरेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया है या करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया है तो वो लिख लेता था। और मतलब अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं होता तो वो लिख लेता था। उस टाइप की मिस्टेक्स लिख नहीं थी मैंने, तो एंड तक आते हुए पता था कि किस तरह की मतलब मिस्टेक्स में ज्यादा करता हूँ, करेक्ट इनकरेक्ट वाली सही से पढ़ता नहीं हूँ। उसके लिए मैंने सेंटेंस अंडरलाइन ही करना सीखा था, मतलब तो हर सेंटेंस अंडरलाइन करता था, उसकी वजह से काफी हेल्पफुल था वो मेरे लिए। क्या किया था कि मैं रोज कम से कम 2 पेपर लगाता था, एक PYQ और एक अपने कोचिंग का मॉक टेस्ट। फिर और जो सबसे इम्पोर्टेंट इनके अलावा मुझे इन दोनों पेपर के चेक करने के बाद इनकी एनालिसिस करनी थी। एनालिसिस में मैं सारी मिस्टेक अपनी एक मिस्टेक डायरी में लिख लेता था और उस मिस्टेक डायरी को मैं हर पेपर से पहले एक बार हर एक पेज उसका देखता था, रीड करता था, क्योंकि एक बार मिस्टेक हो वो सही है, तुम सीख रहे हो, नीट से पहले जितना करना है, दोबारा मिस्टेक करना
बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि फिर तुम सीख नहीं रहे हो अपनी गलती से। हम देखते हैं उसको एनालाइज कैसे करना है और हमें अपनी सिली मिस्टेक को कैसे मिनिमाइज करना है। तो मैं अपने टेस्ट एनालिसिस के लिए क्या करता था, अब मेरा जो ऑर्डर होता था ना टेस्ट एनालिसिस का, अब मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी में जाता था। जबकि मेरा अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी क्या होता था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो मैं फिजिक्स में क्या करता था, मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता था अपनी मिस्टेक्स को कि क्या क्या एरर हो सकता है। तो सबसे पहला मैं देखता था कैलकुलेशन एरर, सेकंड कंसेप्चुअल एरर, या फिर तीसरा देखता मैं लैंग्वेज मिसअंडरस्टैंडिंग देखता था कि लैंग्वेज मैंने क्या गलत ही समझ लिया, मैंने क्वेश्चन कुछ और कहना चाह रहा है, मैं कुछ और समझ रहा हूँ, इस चीज को मैं देखता था। अब मैं क्या करता था इसमें, जैसे कैलकुलेशन एरर है, मैंने देखा यार इसमें कैलकुलेशन 10 टू पावर -10 लिखा है, मैं 10 टू पावर -9 करके आ गया, या नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में गलती करके आ गया। तो मैं वो क्वेश्चन में वहां लिखता था, ना कि मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता था, उस क्वेश्चन का सिर्फ नंबर लिखता था पेपर में कि ये वाली कॉपी में कि ये क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा, ये गलती हुई थी मेरी और मुझे ये गलती अगले पेपर से नहीं करनी है। सेकंड मैं देखता था कंसेप्चुअल एरर। कंसेप्चुअल एरर जैसे सपोज कि कोई कंसेप्ट कुछ और लग रहा है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ और आंसर जो मैं लगा रहा हूँ वो कुछ और ही कंसेप्ट से लगा रहा हूँ। अब मैं सेकंड पार्ट करता हूँ, सेकंड किस में डिवाइड करता था अपने सिली मिस्टेक को, कंसेप्चुअल एरर में। अब मैं कंसेप्चुअल एरर में वो क्वेश्चन डालता था, मैंने कंसेप्ट या तो पढ़ा नहीं है या तो मैंने गलत ही कंसेप्ट लगा दिया है उसमें पढ़ के, तो सेकंड पार्ट में ये रखता था। तीसरा मैं रखता था लैंग्वेज मिसअंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज में गलत समझ रहा था, जैसे इनकरेक्ट को मैंने करेक्ट पढ़ लिया, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, नॉट करेक्ट को नॉट करेक्ट जैसे सिर्फ करेक्ट पढ़ा मैंने, तो उस क्वेश्चन को मैं यहाँ रखता था। और हमेशा यह ध्यान रखता था कि जब भी मेरा नेक्स्ट पेपर जाऊं देख करने, तो मैं इस क्वेश्चन को ये चीज पे हमेशा अंडरलाइन करूं कि इस क्वेश्चन में लिखा है नॉट करेक्ट, तो अंडरलाइन करके देखूं कि करेक्ट ढूंढना है नॉट करेक्ट। और मेरी इस ऐसे क्वेश्चन में ये स्ट्रेटेजी होती थी, सपोज लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मैं नॉट करेक्ट मार्क कर लेता था, मैं देखता ही नहीं था कौन सा नॉट करेक्ट है, मैं हमेशा लास्ट ऑप्शन से ट्राई करता था और देखता था करेक्ट, अगर ऑप्शन दिख रहा है करेक्ट है टिक कर देता था, टिक कर देता। सपोज सेकंड क्वेश्चन गलत कर दिया, टिक कर दिया। अब क्वेश्चन तो मैंने देख लिया, अब मुझे बिना क्वेश्चन पढ़े मुझे ही पता चल गया कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है मुझसे, नॉट करेक्ट, तो मैंने सीधे आंसर कर दिया। और हमेशा मैं अपना जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था हमेशा उसके ऑप्शन में लास्ट से ही करता था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना मोस्टली टाइम हमेशा जो सही ऑप्शन होता है वो लास्ट में ही डालता है, पर ऐसा बिलीव है मेरा कि हमेशा आखिरी में रहता है, क्योंकि नीट के पेपर में ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि वहां पे ऑप्शन ऊपर नीचे सफल होते हैं, पर ये मेरा बिलीव था, तो इस हिसाब से मेरा अच्छा जाता था पेपर अटेम्प्ट करने का, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। सो गाइज जो भी ये मिस्टेक्स में करता था ना, एक डायरी मैंने बना रखी थी, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, और जितनी भी मिस्टेक होती थी मैं हमेशा उस डायरी हमेशा पेपर के बाद उसमें लिखता था, और हमेशा पेपर अगले पेपर से जाने से पहले उसके पढ़ के देख के आता था। ये नहीं देखता था कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत, मैं ये देखता मैंने क्या गलती करी उस क्वेश्चन में, ये देख के जाता था मैं हमेशा। अब मैं बात करता हूँ फिजिक्स की बात हो गई, अब मैं बात करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में। सेम फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स से ऐसी होती है, सेम ही इसमें 3 में पार्ट बनाता था, कंसेप्चुअल एरर, कैलकुलेशन एरर या लैंग्वेज मिसअंडरस्टैंडिंग। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या गलती हो सकती है हम लोगों से, या फिर मुझसे जो गलती होती है मैं आपको बताता हूँ। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल देखते हैं ना एकदम से, मतलब कि ऐसा लगता है कि सवाल कर दें एकदम से, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, ओवर स्पीडिंग। सबसे ज्यादा बड़ी गलती होती है ऑर्गेनिक सवाल में, ओवर स्पीडिंग। आपको क्या लगता है ये रिएजेंट देखते हैं, आप सोचते कुछ और है, आप आंसर कुछ और लगा देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आता भी है तो आप हमेशा थोड़ा सा 5 सेकंड 10 सेकंड पेशेंस से आराम से क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शन देखें क्या पूछ रहा है ये, क्या रिएजेंट किस रिएक्शन में, कहीं ये रिएक्शन वो वाली तो नहीं है। सपोज जैसे एक क्वेश्चन देखा था मैंने, कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस और कॉल बेस रिएक्शन का एक क्वेश्चन आया था, मैं उसमें कंफ्यूज हो गया कि यार क्या क्वेश्चन है, तो मैंने कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस का आंसर कॉल बेस रिएक्शन लगा दिया था मैंने उस चीज में। तो ऐसी गलती आप ना करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सेकंड रहता है कि कंसेप्चुअल एरर, इसमें भी कंसेप्चुअल एरर, आपने कंसेप्ट ही गलत लगा दिया, आपने पढ़ा कुछ और था, आपने समझा कुछ और, लगाया कुछ और, ठीक है। तो तीसरी पार्ट करते हैं, आपने मतलब पढ़ा ही नहीं कंसेप्ट, तो उस क्वेश्चन को भी मैं लिखता था कि मैंने कंसेप्ट नहीं पढ़ा, यहाँ पे मेरा रिवाइज नहीं था उस समय, तो उस क्वेश्चन को भी मैं लिखता था कि अगर जब भी मैं पेपर के बाद जब एनालाइज करूं तो मैं ये कंसेप्ट पढ़ के रखूंगा अगले पेपर से जाने से। सो गाइस लास्ट के जो आखिरी का पार्ट है, मैं इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी की बात करूं तो उसमें मैं क्या करता था, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी में सिमिलर टाइप की मिस्टेक होती थी, जैसे कि आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा या तो कंसेप्चुअल एरर होगा। मैं इन दोनों ही क्वेश्चन को 2 पार्ट में रखता था। मेमोरी बेस्ड, सपोज कोई क्वेश्चन आया मेमोरी बेस्ड से तो मैं उसको लिख देता, क्योंकि मुझे याद ही नहीं आया, रिवाइज नहीं था मेरा उसको या पढ़ा नहीं था मैंने, तो उसको लिखता था। और दूसरी या फिर कंसेप्चुअल एरर, जब मैं कंसेप्ट ही गलत लगा रहा हूँ उसमें, तो वैसे एरर मैं वहां लिखता था। और हमेशा जो भी मैं एरर लिखता था हमेशा टेस्ट से पहले पढ़ के जाता था कि ये गलती मुझे अगले पेपर में नहीं दोहरानी है। पर ऐसा हमेशा नहीं होता था कि सारी गलती मैं नाम ले रहा हूँ, कुछ ना कुछ दोहराई हो जाती है,
इसलिए हमेशा इस चीज को ये याद रखना है कि जो भी आप एनालिसिस करें, सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्ट का एनालिसिस। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेस्ट अटेम्प्टिंग। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। टेस्ट अटेम्प्ट करने से आपको कुछ फायदा नहीं होगा, आप टेस्ट पेपर ही अटेम्प्ट करते रह जाएंगे, उससे कुछ सीखेंगे नहीं। तो यही मेरी टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी थी और एनालिसिस इसी तरह से मैं करता था अपने लास्ट के 100 डेज। तो बताइए बच्चों को थोड़ा स्लीप साइकिल बारे में बताइए। बच्चे से इस टाइम कुछ बच्चे बहुत ज्यादा सोते हैं, कुछ बच्चे कम सोते हैं, कुछ को नींद नहीं आती, कुछ लोग ज्यादा ही नींद आती, तो उससे बच्चे क्या करें? स्लीप साइकिल वाला कुछ बताइए बच्चे। अगर हम स्लीप साइकिल की बात करें यार अनिल की, कोई भी चीज एक दिन में आदत नहीं बनती है। अगर नीट का पेपर 100 दिन बचे हुए हैं तो हमको आज से ही ऐसा फॉलो करना है कि 100 दिन वो वही चीज फॉलो करना है। जैसे कि अगर हम 6 घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे डेली सोएंगे, कब तक नीट। अगर उसमें कुछ जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग 4 बजे तक पढ़ते हैं, 10 बजे तक सोते हैं, दूसरे दिन क्या 12 बजे सो जाएंगे, 4 बजे उठ जाएंगे। ऐसी स्लीप साइकिल नहीं, स्लीप साइकिल कंटिन्यू होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। अगर 6 घंटे सो रहे हैं 6 घंटे सोइए, और इसको फॉलो करना है कब तक, जब तक नीट ना हो जाए। तो फिर उसके बाद जब ये सब टेस्ट देने लग गए हम, तो फिर हमें होता है सबसे स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप साइकिल। सबसे पहले स्ट्रेस तो बिल्कुल ही मत लेना कि एक मामूली से एग्जाम है, बहुत ज्यादा बच्चे काफी ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो हमने टेस्ट दे लिए। अब उस टेस्ट की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रेस भी होता है कि कभी स्कोर गिरता है, कभी मतलब बढ़ता भी है, लेकिन गिरने की वजह से काफी बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है। तो उसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं तो जिम जाता था, बहुत हल्का सा वर्कआउट करता था, ज्यादा कुछ नहीं करता। और जिम की वजह से नींद भी अच्छी आती थी, तो मैं 11:30-12 बजे के बाद सो जाता था और 7, 7:30, 8 बजे भी उठ जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली एक टाइम उठ नहीं सकते हम लोग। तो बस यही था। हाँ, बेसिक स्लीप और स्ट्रेस मत लेना तुम लोग गाइस, बिल्कुल ही नॉर्मल सा है, एक एग्जाम ही तो है। काफी बहुत लोग बच्चे स्ट्रेस लेते हैं कि एग्जाम हुई, घर वाले क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे। तो ये मत सोचो, सब चिल रहो, बढ़िया है, नीट हो जाएगा, सब हो जाएगा अच्छा। ठीक है। होता क्या है कि लास्ट के टाइम जितना जैसे जैसे समय बीतेगा, आपकी स्लीप साइकिल, आपका ब्रेकफास्ट साइकिल, जो भी आप क्या कहते हैं डिनर, जो भी आपका रूटीन है, स्केड्यूल जो भी आपका है, वो बिगड़ जाएगा, पूरा बिगड़ता रहता है, सबका बिगड़ता है। आप हर हफ्ते आप अपना नया स्केड्यूल बनाओगे, या मुझे ये करना है, ऐसे से सबका बिगड़ेगा। पर जो आपके जो अब 100 दिन बचे हैं, तो जो अब आपके जो 100 दिन हैं, ये ऐसे 100 दिन होने चाहिए जिसमें आपके मतलब जो रूटीन आपका फॉलो हो रहा है, यही 100 के 100 दिन हर दिन एक ही रूटीन चलना चाहिए कि मैं इतने बजे उठ रहा हूँ तो इतने बजे सो रहा हूँ। अब बीच में आपको आपको क्या कहते हैं, कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए रूटीन आपको। आप स्लीप साइकिल कैसे सही कर सकते हैं? देखिए, 8 आवर की स्लीप, सब डॉक्टर्स कहते हैं कि 8 आवर्स की स्लीप सबको इंपॉर्टेंट, मतलब जरूरी होती है, क्योंकि आपको तभी आपका ब्रेन फंक्शन कर पाता है अच्छे से नॉर्मली। तो आपको एक अच्छी स्लीप लेनी है, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे, आपका दिन अब प्रोडक्टिव निकलेगा। तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि आप बिगाड़े ना अपने स्लीप साइकिल को। नहीं, ठीक है, कुछ बच्चों का जैसे स्लीप साइकिल 6 घंटे में पूरा हो जाता है, कुछ का 8 होता है। तो अपनी स्लीप साइकिल को मतलब कंप्लीट करें, ऐसा नहीं कि आधी नींद, प्रॉपर नींद लें फिर ही पढ़ाई करें, तो ज्यादा मतलब इफेक्टिव होगा। जी, आप उसको कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए अपनी स्लीप साइकिल से। स्लीप तो मैं रात में पढ़ने वालों में से हूँ। मैं 2-3 बजे तक पढ़ता था और फिर आराम से 8-9 घंटे सो के उठ के। स्लीप साइकिल, देखो स्लीप साइकिल में ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को किसी टाइम पे अच्छा लगता है, सबका अपना सुटेबल टाइम होता है। तो उसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं, जो आपका कंफर्टेबल टाइम हो, जो आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम हो। जैसे मेरा रात में प्रोडक्टिव टाइम था सबसे ज्यादा, तो मैं रात में पढ़ता था। पर ऐसा भी नहीं कि मैं पूरा रात में पढ़ता था, सुबह 10 बजे सोता था, शाम को उठता था, ऐसा कुछ नहीं करता था। मैं सही 3 या 4 बजे तक पढ़ता था, उठ जाता था मैं करीब 9 बजे तक। 6 से 7 घंटे की मैं नींद लेता था, ताकि मेरा ये ना शेड्यूल खराब हो। जैसे कि हमें पता है कि हमारा पेपर नीट का 2 से 5 के बीच में होगा, कि मुझे ये ना हो कि मैं 2 से 5 के बीच में सो रहा हूँ, बहुत ही सुस्ती में हूँ। और खास करके लास्ट के 100 डेज में तो खास कर नहीं, क्योंकि जब आपका पेपर होगा ना, जो आप इतने दिनों से जो आप भी रिदम फॉलो कर रहे हैं, वही आपकी बॉडी उस दिन भी फील करेगी। ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं हो जाए कि आप पूरे 3 महीने तक आप अच्छे से पूरी रात पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं 2 से 5 के बीच में, और आप उस दिन से एकदम से फॉर्म में आ जाएं। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपको ये मैटर करेगी ये चीज। तो स्लीप साइकिल के लिए यही था मेरे लिए, मेरे हिसाब से। तो बच्चों को डिस्ट्रैक्शन होता है इस टाइम। लास्ट टाइम 4 महीने बच्चे हुए, जो भी 3 महीने 100 दिन बच्चे हुए हैं, बच्चों को डिस्ट्रैक्शन इस टाइम बहुत होता है। कुछ लोग को मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन होता है, कुछ लोग को गेमिंग का होता है, कुछ लोग को लड़कियों का भी डिस्ट्रैक्शन होता है। तो इसके बारे में कुछ बताइए, बच्चों इसको कैसे मिनिमाइज, खत्म तो नहीं कर सकते, मिनिमाइज अभी 4 महीने के लिए क्या करें, क्या कर सकते हैं? देखिए, डिस्ट्रैक्शन तो होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि हम लोग जिस एज में है डिस्ट्रैक्शन होना जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन ये तुम एकदम से कम नहीं कर सकते, एकदम से गायब नहीं कर सकते, कम कर सकते हो, गायब नहीं कर सकते। जैसे कि अगर बात करें फोन चलाने की, अगर आप 3 घंटे
फोन चला रहे हैं, इसको 1 घंटा कर सकते हो, आधा घंटा कर सकते हो। ये कहो हम फोन ही ना चलाए तो हो ही नहीं। अगर आप जैसे कि गेम खेल रहे हैं, 4 घंटा खेल रहे हैं, उसको आधा घंटा कर सकते हो। ये ना कि एकदम खत्म कर दे गेम ही नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। और अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अगर उस चीज से डिस्ट्रक्शन है, उसको एक पॉजिटिव वे में लो, उसको भी सपोर्ट करो, खुद का सपोर्ट लो। मतलब कि साथ पढ़ाई करो मतलब पॉजिटिव वे में ले जाओ, निगेटिव वे। इन 100 दिन में ऐसा करना है कि जैसे उसको भी लाभ हो, तुमको भी हो। ये नहीं कि अब बात कर रहे हैं दिन भर रात भर बात ही करते रहे, पढ़ाई लिखाई भूल के, ये सब नहीं करना है। 100 दिन अपने आप को बचा दो, उसके बाद कॉलेज में आने के बाद सब कुछ एंजॉय करोगे, सब कुछ सही होगा। जो चीजें वहां नहीं कर पाए हो यहाँ करोगे, पक्का डेफिनेटली। धन्यवाद शिवाकांत भाई। हाँ, तो डिस्ट्रैक्शन तो देखो होता है, क्योंकि आप मतलब इस एज में होता है, ऑब्वियसली भाई हमारे साथ डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो किसके साथ होगा। लेकिन उसको थोड़ा मैनेजेबल रखो कि ये नहीं डिस्ट्रैक्शन के साथ बह मत जाना। क्योंकि मेरे साथ ये था कि मेरे दोस्त थे काफी, तो वो घूमने उनको बहुत पसंद था, मुझे भी घूमना बहुत पसंद था। तो आखिरी के 100 दिन में घूमा तो था, लेकिन मैंने कम कर दिया था काफी। मतलब संडे को घूमने जाता था कहीं अपने दोस्तों के साथ, तो उससे क्या थोड़ा अपना स्ट्रेस भी कम रहता है, पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो हाँ, मैनेजेबल रखो, मोबाइल भी बंद रखो। मोबाइल सबसे बेकार है, क्योंकि उससे तुम्हें उल्टा फोमो मिलता है। धन्यवाद अनिकेत भाई। देखिए डिस्ट्रैक्शन तो मुझे भी था, मैं भी बहुत ज़्यादा गेम खेलना और यूट्यूब पर रील देखना ये सब मैं करता था। बट मैंने आखिरी के 3 महीने में मैंने ऐसा कर दिया था कि मैंने अपने फ़ोन को अपने मम्मी को दे दिया था कि मम्मी मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा। तो मैंने घर वालों को बता दिया था कि अब जो रील अगर मैं कुछ ख़राब देख रहा हूँ, यूट्यूब पे शॉर्ट अपना समय ख़राब कर रहा हूँ, तो मुझे डांटिएगा, बोलिएगा। तो मैंने अपनी मम्मी मुझे बोलती रहती थी बीच में कि नहीं तुम गेम मत खेलो, ये करो। तो आप थोड़ा अपने घर वालों को बोल दीजिएगा कि आप थोड़ा फ़ोन को आप कंट्रोल में रखिए, कि आपका जो क्या कहते हैं स्क्रीन टाइम होना चाहिए बहुत मिनिमम, बहुत कम होना चाहिए। आप बस हाँ, अगर आप लेक्चर ले रहे हो तब देखिए, आराम से देखिए, बट आप बीच में उसके कुछ मत कीजिए, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको बाद में गिल्ट मिलेगा। रात को मुझे बहुत गिल्ट मिलता था कि जब मेरा समय खराब हो जाता था। ठीक है अनिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है अनिल भाई, और अनिल की आप गाइडेंस ले रहे हैं, अनिल आपको बता ही रहा है, तो वो तो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अनिल देख लेगा, आपको बता देगा, इसको बहुत नॉलेज है। ऐसे हमारे सहपाठी लोग आते रहेंगे, जी, आपको जी। गाइड करते रहेंगे पूरे 4 महीने तक। जी बेस्ट ऑफ अभी तो बेस्ट। हमारा एग्जाम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम बिजी हैं। बेस्ट ऑफ लक। डिस्ट्रैक्शंस, सो डिस्ट्रैक्शंस अब तुम्हारे पास होंगी, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस की भी एक लिमिट होती है कि तुम एक है कि तुम दोस्तों से बातें कर रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, थोड़ा खुश हो रहे हो, दैट इज ओके, थोड़ा तुम्हें चाहिए वो लास्ट के दिन। लेकिन अब तुम अगर रील स्क्रॉल करते जा रहे हो तो बहुत गलत है। तो तुम इंस्टा वगैरह तो सब हटा ही दो, सोशल मीडिया हटा दो, सिर्फ पढ़ो और अपना मतलब बातें करो, पढ़ाई करो, नॉर्मल रहो। सो फोन से कम डिस्ट्रैक्ट होने के लिए आपको जो ये सब चीजें है ना कि लॉक कर लो स्क्रीन टाइम, और ये सब स्क्रीन टाइम अपना मॉनिटर करो, लेकिन जो ये लॉक करने वाली चीज है, ये करने वाली चीज है, इन सब का अगर आपने खुद ही लॉक लगाया तो आपका अगर मन कर रहा है तो आप वो खोल भी लोगे, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल तो लाना ही पड़ेगा कि मुझे नीट निकालना है, तो मुझे थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। तो ये था जो मैंने लास्ट अपने 100 डेज में किया था। तो बाकी पढ़ते रहो, खुश रहो और ऑल द बेस्ट। थैंक यू अथर भाई। देखो डिस्ट्रैक्शन की बात करूँ, ये तो आपको पूरी जर्नी में रहा होगा डिस्ट्रैक्शन, सच तो ये तो आपको ही पता होगा डिस्ट्रैक्शन क्या है। आखिरी के 100 दिन में मैं क्या बता दूंगा, डिस्ट्रैक्शन आप क्या कम कर लेंगे। इस चीज में मैं एक ही चीज कह सकता हूँ, जो भी आप डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं उसे मिनिमाइज कर लें, कम कर लें। ऐसा तो है नहीं कि आप कमी बिल्कुल ही बंद कर देंगे, बिल्कुल आपका बंद तो कर ही नहीं सकते। थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन रहेगा, उसको आपको अपने ऊपर लोड नहीं लेगा कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शन को जितना सोचेंगे उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा। क्योंकि जो ये टाइम है ना, ओवर थिंकिंग का बहुत ज्यादा टाइम होता है। आप ये सोचते रहते हैं यार मेरा पेपर नहीं निकलेगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं सोचना, अपने पढ़ाई पे ध्यान। अब मैं बोल तो रहा हूँ ये कुछ नहीं होगा, लेकिन आप सोचोगे तब भी सोचोगे, तो आपको इसको मिनिमाइज करना है। खत्म तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ना हम कर पा रहे हैं अभी भी खत्म। आपको कुछ चिल रहना है, एकदम कुछ सोचना ही नहीं ज्यादा, इसको टेंशन भी नहीं लेना है, क्योंकि हमने भी बहुत ओवर थिंकिंग करी थी, आप भी कर रहे होगे, तो उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। तो यही है मेरा डिस्ट्रैक्शन के बारे में। और एक बात जो रिलेशनशिप के बारे में, अगर किसी का रिलेशनशिप है या टूट गया है तो उसको कुछ ना करें, एज इट इज छोड़ दीजिए, उस पर कुछ दिमाग ना लगाए। अगर है तो चलने दीजिए, चल रहा है जिस हिसाब से चल रहा है चलने दीजिए। टूट गया है तो टूटा रहने दीजिए, ये नहीं कि पैचअप कर रहे हैं, किसी और से बढ़ा रहे हैं या दुखी रह रहे हैं, मूव ऑन करिए इस चीज से। बस इतना ही कहूंगा डिस्ट्रैक्शन के बारे में। और आखिरी के लिए मैं बस यही कहूंगा, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू गोपाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आयुष भाई। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन द लास्ट 100 डेज इज कि एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है, चाहे अब वो आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग, आपका दोस्त या कोई स्पेशल समवन। हैविंग दैट समवन टू लीन ऑन व्हेन यू आर फीलिंग डाउन और डिप्रेस्ड इज सच अ ब्लेसिंग। सो बस आइसोलेट नहीं होना है, पढ़ते रहना है विद एडिक्वेट ब्रेक्स। और एक और चीज, अब बस ये मान के पढ़ना है कि ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है, तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारे मन में है तुम ड्रॉप के लिए रेडी हो,
तो तुम्हारे सबकॉन्शियसली तुम थोड़ा लेजी हो जाते हो और थोड़ा टालने लगते हो चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना। सो गाइज, ये रहा आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैं अपने सभी सहपाठियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। और गाइज, आपको कोई भी डाउट्स हो, आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को एक वीडियो बनाया जाए। बाकी गाइज, मस्त रहो, एंजॉय करो, पढ़ते रहो। तो गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत बहुत धन्यवाद।